ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम मेमोरी इंटरफेस के बारे में जानेंगे। लास्ट टाइम जो हम पढ़ रहे थे वो हम पढ़ रहे थे एक सिस्टम माइक्रो प्रोसेसर के साथ हम आईओ को कैसे इंटरफेस करते हैं, मेमोरी एंड आईओ। अगर स्टूडेंट का कोई सवाल है तो वो इसमें पूछ सकते हैं। जी मुस्तफ़ा, आपका कोई सवाल है जो लास्ट हमने स्टडी किया था उसमें? नो सर। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपका जो एलएमएस के ऊपर जो कोर्स पेज है उसके अंदर जो यूट्यूब का प्लेलिस्ट है उसका लिंक डाल दिया है। तो अब तक तो आपकी बेशतर क्लासेस वो फिज़िकल हुई है और बहुत कम क्लासेस जो है वो ऑनलाइन आप लोगों की हुई है। तो अब आप लोगों की चूँकि क्लासेस सब होंगी, तो आपको जो रिकॉर्डेड वीडियोस हैं वो इस लिंक से मिल जाएंगी। इस वक्त आपका जो यूट्यूब का हमारा चैनल है उसके अंदर 2 वीडियोस ही अपलोड हुई है, क्योंकि हमने ऑनलाइन क्लासेस जो है वो अभी स्टार्ट किए हैं। इससे पहले जो है वो हम फिज़िकल यूनिवर्सिटी में ही क्लासेस जो है वो ले रहे थे। तो आज का हमारा टॉपिक मेमोरी इंटरफेस है और इसी तरीके से आईओ इंटरफेस भी है। तो मेमोरी इंटरफेस या आईओ इंटरफेस जो है उसके हवाले से थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। तो सबसे पहले एक माइक्रो प्रोसेसर की डायग्राम बनाना चाहता हूँ कि एक ब्लॉक डायग्राम जो है वो माइक्रो प्रोसेसर की। उसके बाद एक डायग्राम जो है वो मेमोरी या आईओ की बनाना चाहते हैं। कर दें तो और इनके दरमियान जो है, चूँकि हम अब इंटरफेसिंग की बात करेंगे और फोकस हमारा मेमोरी पे है, तो जो एड्रेस बस है हमारी उसमें हम जानते हैं कि देयर आर 3 प्राइमरली एड्रेस 3 बसेस। और उन बस स्ट्रक्चर को भी अगर हम यहाँ पे जो है वो आउटलाइन कर लें तो सबसे पहले हम एक एड्रेस बस की बात करते हैं। ये हमारे पास जो है ये एड्रेस बस है और ये एड्रेस जो है ये माइक्रो प्रोसेसर इशू करता है, जिससे पता चलता है कि मेमोरी या आईओ कौन सी जो लोकेशन है वहाँ से माइक्रो प्रोसेसर जो है वो रीड या राइट ऑपरेशन करना चाह रहा है। इसके बाद हम बात करते हैं डेटा बस की। तो ये हमारे पास जो दूसरा जो स्ट्रक्चर शो हो रहा है जो ग्रीन कलर में हमें नज़र आ रहा है, ये हमारे पास जो है ये डेटा बस है। इसको भी मैं एक तरफ यहाँ ऊपर ही लिख देता हूँ, एक लाइन लगा के कि ये प्राइमरी हम बात कर रहे हैं डेटा बस। इसके बाद हमारा जो है वो कंट्रोल बस है। कंट्रोल बस जो है, उसमें 2 इंस्ट्रक्शन, 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 2 इंस्ट्रक्शन
हमारे पास जो है दो तरह का कंट्रोल अवेलेबल है। पहले ड्रॉ कर लें इसको आईसी की फॉर्म में। तो यहाँ पे हमारा एक सर्किट है जो कहलाता है डिकोडिंग सर्किट। ये डिकोडिंग सर्किट जो है ये कंट्रोल बस और इसी तरीके से जो एड्रेस बस है इसके साथ कनेक्टेड होता है और इसकी जो आउटपुट है वो एक कंट्रोल सिग्नल होता है जो उस लोकेशन को मेमोरी या आईओ को इनेबल करता है टू परफॉर्म रीड एंड राइट ऑपरेशन। इसके साथ साथ और कंट्रोल सिग्नल्स भी माइक्रो प्रोसेसर जो है उसके कनेक्टेड होते हैं मेमोरी या आईओ के साथ। इसको भी थोड़ा सा मैं यहाँ पे बनाना चाहूँगा, थोड़ा सा मुझे माइक्रो प्रोसेसर को थोड़ा सा एक्सटेंड करना पड़ेगा। इसी तरीके से मेमोरी को थोड़ा सा एक्सटेंड करना पड़ेगा। So similarly, there are control signals तो ये हमारे पास जो लाइन होंगी रेड कलर में ये कंट्रोल बस का हिस्सा होंगी और ये जो सिग्नल इसमें से डिकोडिंग सर्किट में से निकलेगा ये प्राइमरीली एनेबल कर रहा होगा। तो ये जो है ये हमारा एक इंटरफेस जो स्ट्रक्चर है अगर मैं कहूँ तो उसका जो सिंप्लीफाइड वर्जन है वो ये है। तो जब हम माइक्रो प्रोसेसर इंटरफेसिंग की बात करते हैं तो इससे मुराद क्या है? इससे मुराद ये है कि डिजाइन ए डिकोडर सर्किट तो ये जो सर्किट डिजाइनिंग है डिकोडर सर्किट डिजाइनिंग है ये प्राइमरीली जो है ये एक सिंप्लीफाइड वर्जन है मेमोरी या आईओ इंटरफेस को जब हम डिजाइन कर रहे होते हैं। अब हम इस चीज़ को टेक्निकली या इन डेप्थ जो है वो अब हम इसमें जा रहे हैं और हम किताब की जो एग्जांपल्स हैं और जो किताब के अंदर जो टेक्स्ट दी हुई है उसको प्राइमरीली फॉलो कर रहे होंगे। अगर से मुख्तलिफ जो बुक्स होंगी और क्योंकि ये बहुत बड़ा टॉपिक है इसमें बहुत सारी किताबें अवेलेबल हैं तो टर्मिनोलॉजी जो हम यूज़ कर रहे होंगे वो इस किताब की होगी। तो थोड़ा सा ज़रा ये चूँकि टर्मिनोलॉजी में कभी डिफरेंस आ जाता है तो हम इस बुक को रेफर करेंगे टर्मिनोलॉजी। तो बेटा आप लोगों का यहाँ कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। जी नो सर। फैसल आप बताइए। नहीं सर कोई सवाल नहीं। मुस्तफ़ा आप बताइए। नो सर, नो क्वेश्चन। हमारे पास शुरू से है तो एक छोटा सा उनसे रिक्वेस्ट हम कर लेते हैं कि बेटा जो अभी हमने आया है उसको क्विकली एक दफ़ा अपने अल्फाज में बहुत शार्ट से अल्फाज में बता दें कि अभी तक हमने क्या चीज़ सीखी है इस सेशन में।
जी मुस्तफ़ा। जी सर, आप बता रहे थे कि माइक्रो प्रोसेसर में जो ये इंटरफेस हो रहा है मेमोरी इंटरफेस का, इसमें एक एड्रेस बस होता है जो आईओ मेमोरी से कनेक्ट होता है, और एक डेटा बस होता है, और बीच में एक सर्किट होता है जो डिकोडिंग सर्किट होता है। और जब माइक्रो प्रोसेसर इंटरफेसिंग की बात आती है तो मतलब है डिज़ाइन और डिकोडिंग सर्किट। फिलहाल तो ओके, सर यही समझ आया। वेरी गुड। वैसे आप बताइए, आपकी समझ में क्या आया है? फैसल, आपका माइक ऑन नहीं है। सर इसके अंदर हमने सिंपल वो बनाया माइक्रो प्रोसेसर का, जो है ना आप कह लें शॉर्ट वर्जन बनाया है। तो इसके अंदर माइक्रो प्रोसेसर है और उसकी फिर आगे इनपुट आउटपुट डिवाइसेज है, और ये है एड्रेस बस से कनेक्टेड है, डाटा बस से कनेक्टेड है, और एक डिकोडिंग सर्किट है उससे कनेक्टेड है। और जो बेसिकली जो माइक्रो प्रोसेसर इंटरफेसिंग हो रही है, तो ये इसमें हम यही करें कि डिकोडिंग सर्किट एक डिजाइन करें। वेरी गुड। अब मैं अगर डेटा बस का, चूंकि यहाँ कोई रोल नहीं है, डेटा बस को मैंने डिलीट कर दिया है। अब ये थोड़ा सा सर्किट सिंप्लीफाइड हो गया है। अब अगर आप देखें तो इसमें एड्रेस बस का जिक्र है और उन कंट्रोल सिग्नल्स का जिक्र है, जहाँ पे जो है ये डिकोडिंग सर्किट जो है ये प्राइमरीली उसको इनेबल जो सिग्नल है वो भेज रहा है। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं। और चूंकि कंट्रोल, जब हमने पिन आउट्स पढ़े थे माइक्रो प्रोसेसर के, तो उसमें हमने एक चीज़ पढ़ी थी, वो ये थी कि कंट्रोल सिग्नल्स जो हैं वो मेमोरी और आईओ के, और इसी तरीके से जो बस हाई इनेबल है और एड्रेस लैच इनेबल है उसके जो सिग्नल्स हैं वो ऑलरेडी पिन की सूरत में माइक्रो प्रोसेसर के पास मौजूद हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम इसको फर्दर मज़ीद सिंप्लीफाई कर सकते हैं। और अगर हम यहाँ से कंट्रोल बस का रोल भी ख़त्म कर दें, तो अब हमारे पास जो है ये एक बहुत ही सिंप्लीफाइड फॉर्म में हमारे पास जो इंटरफेसिंग प्रॉब्लम है उसका जो सलूशन है वो नज़र आ रहा है। कि इंटरफेसिंग प्रॉब्लम भी आपको नज़र आ रही है यहाँ पे, कि जो है वो हमें माइक्रो प्रोसेसर को एक डिवाइस के साथ इंटरफेस करना है, और वो डिवाइस कोई भी हो सकती है। वो एक स्टोरेज हो सकता है, वो एक आईओ डिवाइस हो सकती है। स्टोरेज में आपके पास रैंडम एक्सेस मेमोरी है, रीड ओनली मेमोरी है, हार्ड डिस्क है, यूएसबी है, कोई एक्सटर्नल स्टोरेज है, गूगल ड्राइव है। इसी तरीके से आपके पास जो है वो आईओ है, इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस है। इसमें आपके पास डिस्प्ले है, इसमें आपके पास प्रिंटर है, इसके पास कीबोर्ड है, माउस है। तो इन सारी चीज़ों के साथ इंटरफेस जो है वो किया जा सकता है। तो ये एक सिंप्लीफाइड व्यू है। और अब हम ये चीज़ सीखेंगे कि डिकोडिंग सर्किट जो है वो कैसे हम बनाते हैं। उसके लिए पहले हम थोड़ा सा मेमोरी के बारे में जानेंगे, आईओ के बारे में जानेंगे, और फाइनली इस चैप्टर में और नेक्स्ट चैप्टर में हम जो है वो इन डिकोडिंग सर्किट्स को डिज़ाइन करेंगे। जी दिलावर ने थोड़ा लेट ज्वाइन किया। जी दिलावर, क्या हालात हैं, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप सुनाएं, आपकी तबीयत ठीक है? तो ठीक हूँ, लेकिन आपके बाकी क्लास फेलोज कहाँ हैं? एक तिहाई क्लास मौजूद है, बाकी दो तिहाई कहाँ हैं? सर मैं इन्फॉर्म कर देता हूँ, नासिर का सर कल पता चला था, वो असल में रास्ते में है, वो घर के लिए रवाना हुए थे। वो अभी यहीं थे कराची में, कल वो रवाना हुए घर के लिए, ठीक हो? तो इस वजह से वो ज्वाइन नहीं कर पाए। बाकी का वो मैं बोल मैसेज देता हूँ कर उनको, दें। मैसेज कर। ठीक है सर। तो अब हम थोड़ा सा आगे जाएंगे। अच्छा, इसमें जो चीज़ें होंगी वो आप जहाँ कहीं आपको प्रॉब्लम लगे आप हैंड रेज करके मुझसे पूछ लें, ठीक है? डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन जो हमने पढ़ा था उसकी कुछ चीज़ें जो है वो यहाँ पे एडवांस फॉर्म में रिवाइज होने जा रही हैं। हम चैप्टर 10 में ही कुछ चीज़ें हमने स्किप की हैं, लेकिन हम इंशाल्लाह उनको भी रिवाइज करेंगे और उनको भी जो है वो इंशाल्लाह टाइम देंगे।
ओके, जब हम मेमोरी की बात करते हैं तो मेमोरी में आमतौर पे हमारे पास जो है वो दो तरह की जो स्टोरेज है वो, एक तो वो स्टोरेज है जो रीड ओनली मेमोरी कहलाती है, और रीड ओनली मेमोरी आमतौर पे जो है वो शुरू में जब सिस्टम बनता है तो उसके साथ ही वो बना दी जाती है और लगा दी जाती है। और इसी तरीके से रैंडम एक्सेस मेमोरी है, और जिसको रैंडम एक्सेस मेमोरी के अलावा रीड राइट मेमोरी भी कहते हैं। तो ये वो मेमोरी है जब सिस्टम ऑन करते हैं तो ये मेमोरी वर्किंग में आ जाती है, और ये जब तक पावर ऑन रहती है उस वक्त तक ये अवेलेबल रहती है। जैसे ही पावर को शट डाउन करते हैं तो ये इसकी अवेलेबिलिटी ख़त्म हो जाती है। अब चूँकि थोड़ा टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट्स आई हैं तो इन दोनों का एक कम्बिनेशन भी मार्केट में मौजूद है, जिसको हम आमतौर पे USB ड्राइव कहते हैं या USB स्टिक कहते हैं। ये एक रीड ओनली मेमोरी की टाइप है, लेकिन इसके अंदर हम डेटा को कॉपी कर सकते हैं और इसी तरीके से इस डेटा को हम इसके अंदर रिटेन रख सकते हैं। तो ये एक दोनों का एक कम्बिनेशन है जिसको हम USB जो है वो कहते हैं। लेकिन ओरिजिनली जो हमारे पास मेमोरी की कैटेगराइजेशन है वो दो हिस्सों में है, एक रीड ओनली मेमोरी और एक रैंडम एक्सेस मेमोरी। अच्छा, एक चीज़ जो है वो मैं आपको बताता चलूँ, ये हम उस मेमोरी की बात कर रहे हैं जो ऑन बोर्ड मेमोरी कहलाती है। ऑन बोर्ड मेमोरी का मतलब क्या है कि एक हमारे पास प्रिंटेड सर्किट बोर्ड है जो कि कंप्यूटर की टर्मिनोलॉजी में हम इसको जो है वो मदर बोर्ड या डाटर बोर्ड कहते हैं। अगर ये इंटरफेसिंग के लिए हम यूज़ कर रहे हैं तो वो डाटर बोर्ड होगा, और एक जो है वो मदर बोर्ड होगा। ये इसकी टर्मिनोलॉजी है कंप्यूटर की लैंग्वेज में। तो इसके अंदर जो है वो मुख्तलिफ चिप्स लगी हुई होंगी जिसमें CPU भी होगा और कम्युनिकेशन डिवाइसेस भी होंगी, मेमोरी भी होगी, और इसी तरीके से और भी बहुत सारी जो ICs हैं जैसे क्लॉक जनरेटर है, DMA है, बहुत सारी डिवाइसेस जो है वो इसके अंदर लगी हुई होंगी। तो इस ऑन बोर्ड मेमोरी जो है इसकी दो टाइप्स जो है उनकी बात है, जिसमें रीड ओनली मेमोरी है और रैंडम एक्सेस मेमोरी है। थोड़ा सा चैप्टर ऑब्जेक्टिव भी देखने चाहिए, क्योंकि जब हम एक चैप्टर को स्टडी करते हैं और इन डेप्थ उसके अंदर थोड़ा सा उतरते हैं, हमें पता होना चाहिए कि कौन कौन से टॉपिक्स या कौन कौन सी इंफॉर्मेशन जो है वो इस चैप्टर में हमें मिलेगी। तो अकॉर्डिंग टू द ऑथर ऑफ दिस टेक्स्ट बुक, the first upon completion of this chapter, the first chapter objective is decode the memory address and use the output of the decoder to select various memory components. Use programmable logic devices to decode memory addresses. Explain how to interface both random access memory and read-only memory to a microprocessor. Explain the error correction code, how it is used with memory. अगरचे ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जब हम माइक्रो प्रोसेसर की बात कर रहे होते हैं, लेकिन हम इस जो एरर करेक्शन है इसको फोकस नहीं करेंगे, और हम जो है वो हमारा जो फोकस होगा वो 8 बिट यानी डेटा बस के ऊपर जो इंटरफेसिंग है उसके ऊपर होगा। Explain the operation of dynamic RAM controller and interface dynamic RAM to the microprocessor.
कुछ टॉपिक्स इसमें एडवांस टॉपिक्स हैं जो कि माइक्रो प्रोसेसर एंड इंटरफेसिंग 2 या एडवांस माइक्रो प्रोसेसर के हवाले से हैं, तो उनको भी हम जो है वो टच नहीं करेंगे। बेसिकली यहाँ मैं आपको बताता चलूँ कि जो इंटरफेसिंग है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए 3 मुख्तलिफ तरह के जो सलूशन है वो बनाए गए हैं। 3 सलूशन बनाए गए हैं। पहला सलूशन जो है वो एक नेट गेट की मदद से इंटरफेसिंग को प्रॉब्लम को सॉल्व किया गया है, यानी नेट गेट को एज ए डिकोडर यूज किया गया है। दूसरा जो है वो डिकोडर आईसी हम जानते हैं कि एक स्टैंडर्ड कंपोनेंट है। डिजिटल लॉजिक जब हम डिज़ाइन पढ़ रहे थे तो उसमें हमने डिकोडर आईसी की इंट्रोडक्शन पढ़ी थी, उसको थोड़ा सा रिफ्रेश करेंगे। और उसके बाद प्रोग्रामेबल लॉजिक डिवाइसेस जो हैं, पीएलडीज जो हैं, ये यूज़ की जाती हैं। तो ये 3 जो डिकोडर डिज़ाइनिंग के जो स्कीम्स हैं या जो मेथड्स हैं वो इस चैप्टर में मौजूद है। ये 3 वाहद मेथड्स नहीं हैं, इसके अलावा और भी बहुत सारे मेथड्स हैं, लेकिन जो बेसिक बुनियादी जो ओरिजिनल मेथड्स हैं वो यही 3 मेथड्स हैं, तो जिनमें एक डिकोडर सर्किट जो है वो डिज़ाइन किया जाता है। तो दोनों के लिए, मेमोरी के लिए और आईओ के लिए सिर्फ एक छोटा सा डिफरेंस है, और उस डिफरेंस के बाद जो है वो अब मेमोरी डिवाइसेस के ऊपर चले जाते हैं। देखें, जो रीड ओनली मेमोरी टेक्नोलॉजी है इसके आगे भी जो है वो मुख्तलिफ जो वेरिएंट्स मौजूद हैं, और वो वेरिएंट्स कौन से हैं? एक जो हम यूएसबी यूज़ करते हैं उसको हम इलेक्ट्रिकली इरेसेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी भी कह सकते हैं। आजकल जो एसएसडी जो एस रैम या एसएसडी कार्ड्स जो है या एसएसडी मेमोरी जो है ये बहुत फेमस है सिस्टम के अंदर। किसी ज़माने में ये काफ़ी महंगी होती थी, तो इसका इस्तेमाल इतना पॉपुलर नहीं था, लेकिन कॉस्ट कम होने की वजह से अब ये दोबारा से सिस्टम में आ गई है। लेकिन अभी भी जो मेन जो मेमोरी है वो डायनामिक रैंडम मेमोरी या जिसको आप DDR5 कहते हैं, तो डबल डेंसिटी डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, यानी ये इसकी स्पीड इससे काफ़ी ज़्यादा है। ड्यू टू इसकी कॉस्ट पे कम है, इसलिए जो है वो ये मेमोरी ज़्यादा सिस्टम में पाई जाती है। हमारा यहाँ मकसद जो है वो इनकी कैटेगराइजेशन को सीखना नहीं है, हमारा मकसद जो है वो मेमोरी के स्ट्रक्चर को सीखना और उसके इंटरफेस को सीखना है। अब हम डायरेक्ट मेमोरी की तरफ चले जाते हैं। मेमोरी का एक डायग्राम जो है उसको थोड़ा सा देखते हैं। तो अगर हम जनरली एक मेमोरी का ब्लॉक डायग्राम बनाना चाहें जो रीड ओनली मेमोरी है या रैंडम एक्सेस मेमोरी है, तो उसका जो सिंपल डायग्राम है वो कुछ इस तरीके से बनेगा कि उसके अंदर हमें एड्रेस लाइंस मिलेंगी, और एड्रेस लाइंस जो है वो किसी एक लोकेशन को सेलेक्ट करेंगी। अगर मैं इस एड्रेस लाइन को यूँ लिख दूँ, तो ये बाइनरी में लिख सकते हैं A0 A1। लास्ट टाइम भी हमने इसी तरीके से इसको लिखने की कोशिश की, और इसी तरीके से A2 एंड सो ऑन अप टू A to power n। तो अगर आप काउंट करें तो 0 से लेके n तक ये टोटल n+1 लाइंस हैं। और चूंकि ये एक बाइनरी सिस्टम है, तो अगर हम लेट से 2 की पावर में चले जाते हैं, 2 की पावर n+1, अगर हम कहें कि ये मेमोरी, ये जो एड्रेस लाइंस हैं ये टोटल 8 लाइंस हैं, तो मैं यहाँ पे अगर 8 लिख दूँ
तो हम जान सकते हैं कि ये टोटल कितने नंबर ऑफ एड्रेसेस होंगे। 2 की पावर 8 256 होगा, क्योंकि ये एक बाइट को रिप्रेजेंट करता है। 256 मेमोरी लोकेशंस जो है वो इसमें एड्रेसेबल होंगी। आमतौर पे हर मेमोरी एड्रेसेबल लोकेशन जो है वो 8 बिट की होती है, 8 बिट की। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इस मेमोरी का जो वैल्यू 8 रखते हैं, तो ये मेमोरी की टोटल जो बिट्स होंगी, नंबर ऑफ बिट्स अगर हम उसकी बात करें, तो जो इसकी जो टोटल लोकेशन 256 होंगी, 256 एड्रेसेबल लोकेशंस, और टोटल नंबर ऑफ बिट्स जो ये सेव कर रहा है, क्योंकि एक बाइट स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, इसको 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारे पास जो भी वैल्यू आएगी वो नंबर ऑफ बिट्स जो है ये इस मेमोरी की कैपेसिटी कहलाएगी। तो दोबारा से इसको मैं रिपीट करना चाहूँगा, क्योंकि इसमें एक से ज़्यादा चीज़ें आ गई हैं। अगर हमें पता हो कि एक मेमोरी जो है उसकी कितनी नंबर ऑफ लाइंस एड्रेस में मौजूद है, कितनी पिन्स जो है वो एड्रेस का हिस्सा है, तो हम 2 की पावर में उसे रख के उसकी टोटल नंबर ऑफ जो एड्रेसेबल मेमोरी है वो मालूम कर सकते हैं कि वो कितनी है। और इसी तरीके से हम ये जान सकते हैं कि अगर ये 8 बिट मेमोरी है, यानी हर लोकेशन 8 बिट की है, तो उस सूरत में इसकी टोटल नंबर ऑफ जो मेमोरी बिट्स सेविंग कैपेसिटी होगी वो 256 को 8 से मल्टीप्लाई करके हमें मिल जाएगी। तो अगर हम 256 को 8 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो इस सूरत में ये 2048 बिट्स कैपेसिटी की एक मेमोरी बनेगी, जो कि ऑब्वियसली बहुत स्मॉल सी मेमोरी होगी। लेकिन अगर हम यहाँ लेट से n की वैल्यू 8 की बजाय 10 ले लेते हैं, तो 2 की पावर 10 जो है वो 1 के बराबर होगी, यानी 1024। तो 1k जो है वो फिर 1k इंटू 8 के बाइट की के बिट्स की मेमोरी जो है वो बन जाएगी हमारे पास। तो मुख्तलिफ एग्जांपल्स किताब के अंदर दी हुई है। इन्हीं एग्जांपल्स को अभी हम थोड़ी देर के अंदर देखेंगे, और ये जो अभी हमने देखा है इसको रिपीट करेंगे। तो मेमोरी जो है आमतौर पे एक कैपेसिटी की सूरत में रिप्रेजेंट किया जाता है उसे। और एड्रेस लाइंस के बाद हम बात करते हैं आउटपुट लाइंस की। अगर तो ये रीड ओनली मेमोरी है, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ आउटपुट होगी। और अगर ये रीड राइट मेमोरी है, या जिसको रैंडम एक्सेस मेमोरी भी कहते हैं, तो इसमें इनपुट और आउटपुट की लाइंस होंगी, जो मल्टीप्लेक्स भी हो सकती हैं, यानी सेम लाइंस भी हो सकती हैं और अलग भी हो सकती हैं, डिपेंडिंग अपॉन द कंस्ट्रक्शन ऑफ द मेमोरी। अब इस मेमोरी स्ट्रक्चर की एक छोटी सी एग्जांपल ले लेते हैं। ओके, जब हम मेमोरी की डेटा शीट देखेंगे, तो ये एक रीड ओनली मेमोरी है, क्योंकि इसमें आउटपुट पिन आपको नजर आ रही, एड्रेस पिन नजर आ रही। अगर आप एड्रेस लाइन इसकी देखें, तो ये A0 से स्टार्ट हो रही है, और इस तरीके से A7 है। इसके बाद अगर आप इस तरफ चले जाए, तो आपके पास जो है वो A8 है, A9 है,
और A10 है। तो अगर हम यहाँ से काउंट करना शुरू करें तो इसके अंदर टोटल जो हमारे पास एड्रेसेबल पिन है वो 11 है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर 2 की पावर 11 रखें और इसको हम कैलकुलेट करते हैं टू की पावर 11 2048। इसका मतलब ये हुआ कि, और इसको हम 2K भी कह सकते हैं। टू के एड्रेसेबल मेमोरी लोकेशन इसके अंदर मौजूद है। अब हम देखते हैं कि इसकी जो डेटा आउटपुट लाइन है उसमें क्या नजर आ रहा है हमें। O0 से स्टार्ट करेंगे, O1 O2 3 4 5 6 7 8 बिट। आउटपुट। इसके अलावा और कौन कौन सी इनपुट इसमें मौजूद है। देखिए, पावर सप्लाई की लाइन है, एक पिन ग्राउंड की है। इसके अलावा कौन कौन सी पिन्स मौजूद है वो हम देखना चाहते हैं। चिप्स VPP है। जब इसको हम प्रोग्रामिंग कर रहे होंगे उस वक्त हमें ये पिन चाहिए होगी, सारे हम इसमें डेटा जो इसके अंदर डेटा है वो डालना चाहेंगे। और इसी तरीके से इसका एक प्रोग्रामिंग मोड जो है वो भी मौजूद है, और चिप सेलेक्ट भी है इसका। ये एक चिप सेलेक्ट का ऑप्शन है इसमें। अगर हम इसको इनेबल करना चाह रहे हैं तो पहले चिप सेलेक्ट करना पड़ेगा। दूसरा, इसकी डिफरेंट पिन्स है। जैसे जैसे पिन की डिस्क्रिप्शन ऑलरेडी टेक्स्ट के अंदर मौजूद है, अगर आप चाहें तो डिटेल में जाके देख सकते हैं। ये तो बहुत बेसिक सी मेमोरी है, लेकिन जो थोड़ी सी बेहतर या एडवांस मेमोरीज हैं उनमें नंबर ऑफ पिन्स बहुत ज़्यादा होंगी। इसमें तो 24 पिन्स हैं। इसके बाद हम इसका ये देखते हैं कि किस तरीके से इन्होंने इसकी मोड सिलेक्शन। ऑब्वियसली इसमें अगर आप देखें तो इसमें दो तरह के मोड हैं। एक मोड जो है वो जो ज़्यादातर मोड यूज़ किए जाते हैं वो दो ही होते हैं। एक रीड मोड है और एक प्रोग्राम मोड है। बाकी मोड आमतौर पे यूज़ नहीं किए जाते हैं। तो अगर हम रीड मोड में देखें, रीड मोड जो है इसमें आपके पास जो है वो जो पिन नंबर 18 है उसके ऊपर जो वोल्टेज देनी है वो VIL। अच्छा, इसकी जो डिस्क्रिप्शन है वो हमें डेटा शीट से मिलेगी कि ये VIL और VIH जो है ये क्या है। ठीक है, ये हाई और लो वोल्टेज की बात कर रहा है। तो इसकी इसी तरीके से चिप सेलेक्ट के ऊपर चूंकि ये बार बना हुआ है, बार जो है वो इसकी एक्टिव स्टेट को शो करता है। एक्टिव स्टेट का मतलब यह है कि लो लॉजिक या लो वोल्टेज, तो लो वोल्टेज देंगे। इसी तरीके से VPP जो है उस पर 5 वोल्ट आ रहा होगा, और इसी तरीके से जो इसकी वोल्टेज इनपुट वोल्टेज यानी पावर सप्लाई है वो +5 वोल्ट के साथ कनेक्ट होगी।
तो इस सूरत में जो आउटपुट पिन्स हैं उनके ऊपर में डेटा मिलेगा डिपेंडिंग अपॉन द जो भी एड्रेस दिया हुआ है, एड्रेस के मुताबिक। प्रोग्राम मोड में अगर हम चाहते हैं, अब ऑब्वियसली जब हम इसमें कुछ राइट करना चाहेंगे, और मोस्टली ये फैक्ट्री प्रोग्रामेबल होती हैं, तो फैक्ट्री प्रोग्रामेबल में एक जो प्रोग्रामिंग जो बिट स्ट्रीम है वो एक पल्स फॉर्म में इसमें ज़्यादा प्रोग्राम की जाएगी और इसके लिए एक सॉफ्टवेयर यूज़ किया जाएगा, और जो इसका चिप सेलेक्ट इनेबल होगा, लेकिन इसकी जो प्रोग्रामिंग वोल्टेज है वो ज़्यादा, प्रोग्रामिंग वोल्टेज वो ज़्यादा होगा। और इसी तरीके से 5 वोल्ट इसकी पावर सप्लाई होगी, और इस सूरत में जो इसमें डेटा इन जो है वो आउटपुट पिन्स जो है वो डेटा इन का काम कर रही होगी, यानी इनपुट की सूरत में अवेलेबल है। तो ये दो मोड आमतौर पे कॉमनली यूज़ किए जाते हैं। इसके अलावा बाकी मोड भी अगर आप देखें तो इसमें मौजूद है, लेकिन वो कॉमनली यूज़ नहीं किए जाते। अब हम इसका इंटरनल सर्किट देखते हैं कि इसका जो इंटरनल सर्किट है वो क्या है। अगर आप इसका इंटरनल सर्किट देखें तो इंटरनल सर्किट जो एड्रेसेस इसके अंदर लगे हुए हैं 11 लाइन, वो Y और X दो डिकोडर्स के साथ अटैच है, और ये दोनों डिकोडर मिलके एक 16K ये K स्मॉल में लिखा है मैंने, ये स्मॉल में K है, 16K बिट इसकी कैपेसिटी है, जो कि फ्लिप फ्लॉप्स अरेंज किए हुए हैं 16K, यानी 16,384 फ्लिप फ्लॉप्स जो है वो एक मैट्रिक्स या अरे की सूरत में अरेंज किए हुए हैं, और उनके अंदर इस तरीके से अरेंज किए हुए हैं कि वो 2K into 8, यानी एक वक्त में कोई एक 2K में से एक मेमोरी लोकेशन सेलेक्ट होगी, और उस मेमोरी लोकेशन के ऊपर 8 बिट्स सेलेक्ट होंगी। इसका स्ट्रक्चर भी हम बना सकते हैं और थोड़ा डिटेल में देख सकते हैं। इसमें गेट्स भी यूज़ किए हैं। अगर आपको याद हो तो लास्ट टाइम हमने जो है वो एक 3 स्टेट गेट जो है उसको सीखा था, समझा था एक क्वेश्चन। और आउटपुट बफर्स, देखिए बफर्स जो है वो हमने आईसीस की सूरत में जब माइक्रो प्रोसेसर का एड्रेस और डेटा मल्टीप्लेक्सिंग डीमल्टीप्लेक्सिंग का कंसेप्ट सीखा था, उसमें बफर्स और लैचेस आए थे। तो इसी तरीके से इसका जो कंट्रोल सर्किट है, जो चिप सेलेक्ट और जो लॉजिक पावर डाउन और प्रोग्रामिंग का जो लॉजिक है वो एक अलग सर्किट की सूरत में है, और इस तरीके से आउटपुट्स है, और कुछ सिग्नल्स ऐसे हैं जो कि प्राइमरीली मेन जो फैब्रिक है उस पर आ रहे हैं। इस तरीके से अगर हम इसका इंटरनल सर्किट देखें तो इंटरनल सर्किट में एक डिकोडर लगा हुआ है और एक सेल मैट्रिक्स लगी हुई है। अगर इसको मैं एक सिंप्लीफाइड वे में बनाना चाहूँ तो ये जो गिवन आईसी है हमारे पास, इसके जब हम अंदर चले जाएंगे तो अंदर हमें एक डिकोडर मिलेगा, और वो डिकोडर जो है वो इस जो हमारे पास सेल अरे है, मैं इसको एक तरफ बनाना चाह रहा हूँ,
देता हूँ। डी टाइप फ्लिप फ्लॉप्स हैं प्राइमरली, तो 00 से लेके